Hello my dear students, how are you? This is SVGMS Science Classes for class 6 and it is our part number 3 of chapter number 2 Components of Food। इससे पहले हम दो पार्ट बना चुके हैं। पार्ट 1 में हमने फूड में क्या क्या आइटम हम यूज करते हैं, खाने के लिए कौन से आइटम से हम भोजन बनाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट क्या होते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। और फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, यानी कि जो भी भोजन पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स etc। तो वे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वे हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं, क्या काम आते हैं। तो हमने पार्ट नंबर 2 में इनको पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा फैट भी हमें एनर्जी देते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो एनर्जी है वह फैट देता है। और कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंटली एनर्जी देता है, लेकिन फैट हमें बॉडी में स्टोर होता है और ये जो ज़रूरत होती है बॉडी को उसी समय एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हमने प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हमारी बॉडी बनाने में काम आते हैं, मतलब हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद विटामिन के बारे में हमने पढ़ा था कि विटामिन आर हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन हमारी बॉडी को डिजीजेस से मुक्ति दिलाने में या उससे रक्षा करने में हमारी सहायता करते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि विटामिन जो होते हैं हमारी आइज, बोन्स, टीथ और गम्स के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। इनसे हमारे जो दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उनमें सभी फंक्शनिंग अच्छे से होती रहती है। इसके बाद हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में। मिनरल हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में थोड़ा सा ज़रूरत होता है, लेकिन ये बहुत आवश्यक होते हैं फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। हमारी बॉडी की अच्छी ग्रोथ के लिए, वृद्धि और विकास के लिए और साथ ही अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि हमारी फूड में डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी एसेंशियल होता है, इनको भी हम न्यूट्रिएंट्स के रूप में ही पढ़ते हैं, ये भी हमारी डाइट में होना जरूरी होता है। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और वहीं वाटर जो होता है वह वाटर बॉडी में से जो हम न्यूट्रिएंट्स ग्रहण करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में, अवशोषित करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो सभी न्यूट्रिएंट्स हैं क्या हमें बैलेंस्ड मात्रा में लेने चाहिए या अपने हिसाब से, जैसे हमें बॉडी ज़्यादा बनानी है तो सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन खाना चाहिए या विटामिन या मिनरल, सिर्फ एक ही चीज़ हमें खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अब बैलेंस डाइट की। ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सभी आवश्यक होते हैं, लेकिन एक संतुलित रूप में। बैलेंस डाइट का अर्थ होता है संतुलित आहार। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। जो फूड हम एक दिन में खाते हैं नॉर्मली एक दिन के दौरान, वह क्या होता है, हमारी डाइट होती है या हमारा आहार होता है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। तो हमारे शरीर की अच्छी वृद्धि के लिए और अच्छी हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, हमारा स्वास्थ्य का संतुलन अच्छा बना रहे उसके लिए, तो हमारी डाइट जो होनी चाहिए उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। जितने न्यूट्रिएंट्स हमने ऊपर पढ़े हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सभी उसके अंदर होने चाहिए और वे भी राइट क्वांटिटीज में, बिल्कुल सही मात्रा में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए और कोई दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में भी नहीं होना चाहिए। सभी की एक निश्चित मात्रा होती है, वे हमारी डाइट में होने चाहिए। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रोफेज एंड वाटर। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे डाइट में, हमारे फूड में जो भी हम दिन प्रतिदिन खाते हैं उसमें रफेज और वाटर भी होना चाहिए, क्योंकि इनका भी अपना महत्व होता है। इनसे हमें कोई न्यूट्रिएंट्स प्राप्त नहीं होते हैं रफेज एंड वाटर से, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सच ए डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो इस तरह की जो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट उपयुक्त मात्रा में हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो यहाँ से फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, यहाँ से लेकर बैलेंस डाइट तक आपको पूरा नोट करना है और इसको अच्छे से समझना है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है, तो आप इसको जरूर नोट कर लें जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आप सोचते हैं कि सभी ग्रुप के जो एजेस के ग्रुप होते हैं, मतलब किसी भी आयु के जो लोग होते हैं, क्या उनको एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? डू यू
also properly? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो क्या आपको यहाँ पर लगता है कि सभी जो एजेस होती हैं, मतलब विभिन्न प्रकार की एज ग्रुप होते हैं, जैसे जो बालक होते हैं 0 से 6 ईयर वाले, फिर उसके बाद आपके 6 to 18 ईयर वाले होते हैं, किशोर अवस्था वाले जिनको हम किशोर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं 18 से 30 वाले, जिनमें आपके जो वयस्क पुरुष या महिलाएं होती हैं वे आती हैं। फिर उसके बाद वृद्ध अवस्था वाले पुरुष आते हैं। तो क्या इन सभी के लिए एक ही प्रकार का भोजन करना चाहिए या इनको देना चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क एंड दैट वी डू? तो साथ में यहाँ पर कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम जो डाइट कर रहे हैं वे हमारे काम के अनुसार होना चाहिए। जो हम फिजिकल वर्क करते हैं उसी के अनुसार हमारी डाइट होना चाहिए। किस प्रकार का कार्य हम करते हैं उस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है और वही हमारे भोजन में ज़्यादा होने चाहिए। तो इस प्रकार का कार्य भी हमें यहाँ पर देखना है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ व्हाट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना है और उसमें देखना है कि आप एक सप्ताह के दौरान आप सप्ताह भर के लिए पूरा अपनी जो भी डाइट आप रोज़ खाते हैं, जो भी डाइट आप करते हैं डेली, उसको आपको नोट करते जाना है। तो इस तरह से आपके एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा कि एक सप्ताह के दौरान आपने क्या क्या चीज़ें खाई अपने भोजन के रूप में। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि एक दिन में आपने जो फूड आइटम खाए हैं, जिनका आपने सेवन किया है, क्या उनके अंदर वे सभी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं, जिनके बारे में हमने देखा है। हमें पता है कि कौन से फूड आइटम में किस प्रकार का न्यूट्रिएंट ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हम यहाँ पर आसानी से पता कर सकते हैं कि एक सप्ताह के दौरान हम जो भी फूड आइटम खा रहे हैं क्या उनमें वे सभी न्यूट्रिएंट सही मात्रा में है या नहीं। पल्सेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, मूंग दाल and Bengal gram, fermented food, South Indian food such as idlis, a combination of flours, misi roti, thelpa made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such foods provide many nutrients। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जिनसे हमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे कि पल्सेज है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, स्प्राउटेड सीड है, मूंग दाल, बंगाल ग्राम है ना, चना वगैरह होते हैं। ग्राउंडनट आपके मूंगफली होती है, सोयाबीन आप जानते ही हैं। पल्सेज का मतलब होता है दालें। तो ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है खाने में। और इनसे हमें क्या मिलता है? इनसे हमें प्रोटीन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो फर्मेंटेड फूड होते हैं, जैसे कि साउथ इंडियन फूड होते हैं, इडली वगैरह, जिनको फर्मेंट करके बनाया जाता है, थोड़ा सा उनमें आप खमीर डालते हैं, फिर ईस्ट डालते हैं, फिर उसके बाद ये तैयार होते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं फर्मेंटेड फूड, किण्वित भोजन। तो इनके में जो आपकी इडलीज आती हैं, खमंड वगैरह आता है, ठीक है, तो इनमें भी आपके विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अलावा जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, यानी कि कई तरह के अनाजों को मिलाकर आप रोटी बनाते हैं, जैसे मिस्सी रोटी होती है, ठीक है, उसमें ज्वार बाजरा मिक्स करके आप मिस्सी रोटी बनाते हैं। थेलपा बनाते हैं। थेलपा में क्या होता है कि कई तरह की दालें और अनाजों को मिक्स करके बनाया जाता है। इसके अलावा बनाना है, आपका केला है, स्पिनेक है, पालक है, ठीक है, पालक मेथी सब स्पिनेक में आते हैं। आपके सत्तू है जो कि आपके चावल से बनता है। जैगरी है जो कि आपके गुड़ से रिलेटेड है। अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह के जो वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं और ऊपर जो भी चीज़ें दी गई हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? कई तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से और सस्ते दामों में मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, या अपने खेत है तो उस खेत में उगाई जा सकती हैं। तो एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक आसानी से क्या कर सकता है? अपनी बैलेंस डाइट को मेंटेन कर सकता है। वह उसको बाजार में ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आजकल एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बॉर्नविटा पियो, हॉर्लिक्स पियो, ठीक है, तो ऐसी चीज़ें, कॉम्प्लेंट वगैरह, इनमें क्या होते हैं कि वो इसमें दावा करते हैं कि सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें बैलेंस क्वांटिटीज़ में होते हैं। तो ऐसी चीज़ें खरीदने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इस तरह की चीज़ें, मिल्क वगैरह प्रॉपर टाइमिंग के साथ और
प्रॉपर अमाउंट में अगर आप लेते हैं, उनको सेवन करते हैं, तो आपको वहाँ पर बैलेंस डाइट मिलेगी और आपकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि बैलेंस डाइट मेंटेन करने के लिए आपको एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स खरीदने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो अवेलेबल चीज़ें हैं उनसे भी अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ। एक सही प्रकार का भोजन खाना ही यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली। ठीक है, हमने अपनी पढ़ लिया कि हमें कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए जिनसे हमारी डाइट जो है वह बैलेंस डाइट बन जाए, तो उनको सिर्फ खा लेना ही यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। हमारा भोजन भी अच्छे से पकना चाहिए। इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वे गायब नहीं होंगे या खत्म नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गॉट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। तो आपको पता है कि जब हम कोई भी डिश बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, करी बनाते हैं, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके फूड आइटम में, वे न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं, वहाँ पर लॉस्ट हो सकते हैं। उसमें जो प्रोसेस होती है कुकिंग की प्रोसेस, उसको गर्म करना, खाने को उबालना, दालों को, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। तो यदि आप क्या करते हैं कि सब्जी को काटते हैं, फ्रूट्स को काटते हैं, फिर उसके बाद आप उनको क्या करते हैं, धोते हैं। ठीक है, कटिंग का मतलब होता है काटना और पीलिंग का मतलब होता है छीलना। तो वेजिटेबल्स को छीला आपने, फ्रूट्स को भी छीला, फिर उसके बाद आपने अगर उसको वॉश किया, तो इससे क्या होगा कि उनके अंदर जो विटामिन होंगे वे वहाँ पर लॉस्ट हो जाएंगे। विटामिन पानी के साथ धुल जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। क्योंकि जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं ये ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट की स्किन में होते हैं। उसके ऊपर जो छिलका होता है उसी में ज़्यादातर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो पहला तो जब आपने छिलका उतारा तभी ज़्यादातर विटामिन आपके उसमें से कम हो गए, फिर आपने उसको वॉश भी कर दिया तो सारे विटामिन क्या होंगे, वहाँ से हट जाएंगे। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। इसी तरह से यदि आप चावल को और दालों को बार बार धोते हैं, कहते हैं ना 3 बार धोना है, 4 बार धोना है, तो उससे क्या होता है उनके अंदर जो विटामिन और मिनरल्स होते हैं वे भी वॉश अवे हो जाते हैं वाटर के साथ। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest। तो हमें यहाँ पर पता है कि कुकिंग करने से क्या होता है कि जो हमारा फूड है उसका टेस्ट इम्प्रूव होता है और हमारे आमाशय के लिए, हमारे स्टोमक के लिए, हमारे पेट के लिए उसे पचाना सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखें कि हम भोजन क्यों पकाते हैं। भोजन इसलिए पकाते हैं क्योंकि उसे एक तो भोजन का टेस्ट बढ़ जाता है और साथ में वह हमारी बॉडी के लिए उसको पचाना आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। लेकिन इसी के साथ, कुकिंग के साथ ही क्या होते हैं कि फूड में से कुछ न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे। तो जब हम खाना बनाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा का यूज करते हैं, जैसे हम दालें पका रहे हैं, ठीक है, दाल उबाल रहे हैं, तो दाल उबालने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बहुत सारा पानी डालते हैं, फिर उस पानी को निकाल देते हैं। तो वो सारे जो प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं दालों के, वे किस में चले जाते हैं, उस पानी में चले जाते हैं और हम उस पानी को फेंक देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है। यदि आप दाल पका रहे हैं, उबाल रहे हैं, किसी भी दाल को या किसी भी फूड आइटम को, तो आप उसके पानी को थोड़ा बचा के रखें और उसको वापस भोजन बनाने के लिए यूज करें। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। हमारा जो विटामिन सी होता है, ठीक है, ये एक ऐसा विटामिन है जो बहुत आसानी से नष्ट हो जाता है। जब हम भोजन को पकाते हैं तो एक गर्मी की वजह से नष्ट हो जाता है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रो वेजिटेबल इन अवर डाइट। तो इसका मतलब क्या यहाँ पर ये सही नहीं है कि कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को, यानी कि कुछ कच्चे फलों को और कच्ची सब्जियों को भी हमारी डाइट में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे कि आप फ्रूट्स वगैरह तो आप नाश्ते में ले सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, आप प्याज वगैरह खाने के साथ काट के खा सकते हैं, या फिर आप खीरा ककड़ी होती है और दूसरी कुछ सलाद होती है, टमाटर होते हैं, इनको आप काट के खा सकते हैं अपने भोजन के साथ, क्योंकि इनमें आपको पूरी मात्रा में विटामिन और न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पके हुए भोजन में विटामिन वगैरह क्या होते हैं,
हैं, खत्म हो जाते हैं। विटामिन सी की हमने बात की है यहाँ पर, तो जैसे कि हमारे नींबू वगैरह होते हैं, इनमें विटामिन सी होता है, ठीक है। हम नींबू कब डालते हैं? जब भोजन पक जाता है और हमें सर्व किया जाता है, उसके बाद नींबू डालते हैं। यदि आप पहले नींबू डाल देंगे सब्जी बनाते समय तो उसका आपको टेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है वहाँ पर पकने के दौरान समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, नींबू को खाना बनने के बाद जब हम उसको खाते हैं उस समय उसमें डालते हैं, ठीक है। देन बूजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। तो यहाँ पर बूजो सोच रहा है और कह रहा है कि हमने पढ़ा है कि जो फैट होते हैं उन्हें हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मिलती है और हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है कार्य करने के लिए। तो उसका मानना है कि हमें सभी समय फैट की मात्रा ज़्यादा खानी चाहिए, हमारे भोजन में फैट ज़्यादा होना चाहिए। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। क्योंकि एक कटोरी फैट होती है, जैसे घी होता है, एक कटोरी घी, वह एक कटोरी जो आपके कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होगा, जैसे चावल होगा या आप गेहूं का कोई भी हलवा वगैरह बनाते हैं, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वह एक कटोरी घी से मिलने वाली एनर्जी से कम होगी। यानी कि एक कटोरी फैट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करेगा एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। तो इसलिए वह क्या करता है कि सिर्फ ऐसे फूड को खाता है जिनमें फैट ज़्यादा होती है। फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, वह क्या खाता है? जो हमारे तेल में तले हुए चीज़ें होती हैं, फ्राइड, फ्राइड मतलब तली हुई चीज़ें, जैसे समोसा होता है, कचौरी होती है, पूरी होती है, पूड़ी हम तेल में तलते हैं, मलाई होती है, ठीक है, मलाई रबड़ी होती है, पेड़ा होता है, मिठाइयाँ होती हैं। इन सब में क्या होता है, घी की मात्रा या तेलों की मात्रा ज़्यादा होती है, इनमें फैट ज़्यादा होती है। तो वह सभी टाइम क्या करता है, ऐसी चीज़ें खाता रहता है ज़्यादा मात्रा में। डू यू थिंक ही वाज राइट? तो क्या आपको लगता है वह सही है? नो ऑफ कोर्स नॉट, नहीं बिल्कुल भी नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो इस तरह से इसी एक ही प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को या फूड रिच फूड को बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि ऐसा यदि आप करते रहेंगे लगातार तो आप एक ऐसी कंडीशन से गुजरेंगे, एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है ग्रस्त होना। आप ओबेसिटी नाम की बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे। ओबेसिटी मतलब मोटापा, मोटापा नाम की बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे। आपका पेट फूल जाएगा और हाथ पैरों में आपके चर्बी जम जाएगी। और एक बार यदि आप मोटे हो जाते हैं तो वापस उस चर्बी को, ओबेसिटी को कम करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ ओबेसिटी क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि फैट हमें एनर्जी ज़्यादा देती है लेकिन इंस्टेंटली नहीं देती है, तत्काल नहीं देती है, हमारे बॉडी में जाकर जम जाती है, फैट चर्बी के रूप में जम जाती है और हमारे एक बीमारी उत्पन्न करती है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, और जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर कई हेल्थ प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस का मतलब होता है अभावजन्य रोग। यदि हमारी डाइट में कोई विशेष प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की कमी बनी रहती है, लगातार बनी रहती है, हम कई दिनों तक उस न्यूट्रिएंट्स को ग्रहण नहीं करते हैं, या कोई पर्टिकुलर प्रोटीन या कोई पर्टिकुलर विटामिन या कोई पर्टिकुलर मिनरल आपके बैलेंस डाइट में नहीं है, तो आपको क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। तो ये क्या होती है हम इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कोई भी व्यक्ति होता है तो उसको हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में खाने के लिए भोजन मिलता है, सुबह शाम में पर्याप्त मात्रा में भोजन खाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसकी डाइट में एक विशेष प्रकार का न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। जैसे हमने पढ़ा है कि आपके विटामिन कई तरह के होते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इस तरह के कई विटामिन होते हैं। यदि एक विटामिन की भी आपके बॉडी के अंदर या आपकी डाइट के अंदर लगातार कमी रहती है तो वह आपके लिए बीमारी उत्पन्न कर सकती है। If this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency. और ऐसा लंबे समय तक यदि चलता रहता है, उस न्यूट्रिएंट की कमी बॉडी के अंदर लंबे समय तक रहती है, तो वह पर्सन जो है डेफिशिएंसी यानी कि अभावजन्य रोग से ग्रसित हो जाएगा। इट विल सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body. तो ये जो डेफिशिएंसी होती है, अभाव होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का हमारी डाइट के अंदर, इससे क्या होता है कि डिजीजेस उत्पन्न होते हैं, बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं और बॉडी के अंदर कोई भी डिसऑर्डर यानी कोई भी विकार उत्पन्न हो सकते हैं।
डिजीजेज दैट occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency disease। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन नोट कर सकते हैं कि ऐसी बीमारियां जो कि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं, जो कि लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो आपकी डाइट में लंबे समय तक गायब रहते हैं, उनकी कमी रहती है और उनके कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियों को हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेज या अभावजन्य रोग कहते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर food for a long time, he or she is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin diseases and diarrhea। तो यदि किसी व्यक्ति अपने भोजन में, उसकी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा कम है, ठीक है, वह लगातार उसके भोजन में प्रोटीन की मात्रा में कमी आ रही है, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वह उसमें कमी आ सकती है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब वह उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, वह बौना रह जाएगा। इसके अलावा उसका जो फेस है उस पर स्वेलिंग आ जाएगी, उसका फेस मोटा हो जाएगा, उस पर जो है स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग का मतलब होता है फूल जाना, ठीक है, तो उसका फेस क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हम कहते हैं ना कि इसको तो थोड़ी स्वेलिंग आ रही है, मतलब कोई भी अंग आपका फूल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो उनसे कहते हैं स्वेलिंग आना। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, आपके बालों का कलर उड़ सकता है, बाल सफ़ेद हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्किन डिजीजेज हो सकती हैं और डायरिया हो सकता है। डायरिया का मतलब होता है ऐसी कंडीशन जब व्यक्ति को कुछ भी पचता नहीं है और जो भी वह खाता है वह मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। और यदि प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है किसी व्यक्ति की डाइट में, तो उसकी जो ग्रोथ होती है वह पूरी तरह से रुक जाती है। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी may नॉट इवन बी एबल टू मूव। तो इस तरह से जो व्यक्ति जिसके अंदर जिसकी डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, तो वह क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा लीन और थिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वह मूव भी नहीं कर पाता है, हिल डुल भी नहीं पाता है, चल फिर नहीं पाता है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। तो इन विटामिन और मिनरल्स की यदि डिजीज डेफिशिएंसी हो रही है आपकी डाइट में, तो इसके कारण आपके शरीर में कई तरह की बीमारियां और डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो सकते हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। तो यहाँ पर हम पहले टेबल 2.3 देख लेते हैं जहाँ पर इन डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में लिखा गया है। तो ये आपकी है टेबल 2.3, सम डिजीजेज और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन और मिनरल्स के नहीं होने से, हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ऊपर देखा है, प्रोटीन यदि नहीं खाएंगे तो आपके बालों का कलर उड़ जाएगा, शरीर दुबला पतला हो जाएगा और बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब यहाँ पर हम विटामिन और मिनरल के लिए देखेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया गया है विटामिन ए। विटामिन ए की यदि डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज होती है? ये होती है आपके लॉस ऑफ विजन, ठीक है, आपकी आंखों की दृष्टि कम हो सकती है या बिल्कुल आप अंधे भी हो सकते हैं यदि आपके जो फूड है उसमें विटामिन ए की लगातार कमी चलती रहती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स का मतलब होता है चिन्ह, ठीक है, ऐसे मतलब प्रतीक जो आपको यहाँ पर डेफिशिएंसी के कारण आपकी बॉडी में दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके क्या क्या चिन्ह या प्रतीक आपको बॉडी के अंदर आपके दिखाई देते हैं, उसके क्या सिम्टम्स हैं? तो आपको पुअर विजन होगा, मतलब कम दिखाई देने लगेगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात्रि के समय आपकी जो दृष्टि है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है, मतलब कम उजाले में या कम प्रकाश में आपको बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी आपके जो है आप पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं। देन विटामिन B1 की कमी से आपके बेरी बेरी रोग होता है, और इसके सिम्टम क्या है इसका आपको पता कैसे चलेगा? वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपकी जो मसल्स हैं वह बहुत कमज़ोर हो जाएंगी और साथ में आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम एनर्जी रहेगी कार्य करने के लिए, आपको एनर्जी लॉस होगा और थकान महसूस होगी। इस रोग को हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी कहते हैं, और ये विटामिन B1 की कमी से होती है। देन विटामिन C, इसके कारण आपकी बॉडी में स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, और स्कर्वी रोग में क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून निकलेगा। जब भी आप मंजन करेंगे या कभी कभी मंजन नहीं करेंगे तब भी आपके मसूड़ों में से खून या ब्लड निकलता रहेगा। बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील, इसके अलावा आपके जो वुंड्स हैं, घाव है, उनको भरने में बहुत ज़्यादा समय लगता है।
देन विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, और ऐसी कंडीशन में रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वह मुड़ जाती हैं, आपके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। देन कैल्शियम आपके मिनरल है, ठीक है। बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी होने से आपके जो बोन से हड्डियां हैं वह गलने लगती हैं, कमज़ोर होने लगती हैं, और साथ में टूथ भी आपके कमज़ोर होकर टूटने लगते हैं। तो इसका जो सिम्टम है वीक बोन एंड टूथ डिके, ये आप महसूस कर सकते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हड्डियां यदि ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं तो इसका मतलब आपके कैल्शियम की कमी वहाँ पर है। देन आयोडीन भी आपके मिनरल है। आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है, इसमें गला फूल जाता है। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, आपके जो ग्लैंड्स होते हैं गले में, थायराइड ग्लैंड होता है और पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, तो ये क्या होते हैं, फूल कर बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और यदि बच्चों में ऐसा हो रहा है तो वे मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं, मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। तो आपके भोजन में आयोडीन भी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और ये जनरली नमक के साथ लिया जाता है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, आपने ऐसा सुना होगा। देन आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और इससे बॉडी में वीकनेस होती है, क्योंकि आयरन आपके ब्लड बनाने में काम आता है, ठीक है। आपके जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, उसको बनाने में आयरन काम आता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की कमी से आपके शरीर में बहुत खतरनाक बीमारियां यहाँ पर हो सकती हैं, और ये जो बीमारियां हैं जैसे बेरी स्कर्वी, रिकेट्स, गाइटर, एनीमिया ना, और लॉस ऑफ विजन, ये बीमारियां आपके कई तरह के एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आप अभी क्लास 8 के अंदर एग्ज़ाम देंगे, NMMS का एग्ज़ाम होता है, तो उसके अंदर इस तरह का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है साइंस के अंदर। इसके अलावा आप 10वीं में जाते हैं, NTSE STSE के एग्ज़ाम देते हैं, उनमें पूछा जाता है। फिर आप जब बड़े हो जाते हैं, जॉब के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, या किसी बड़े कॉलेज में दाखिले के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे नीट वगैरह के देते हैं, ठीक है, या आप BEd वगैरह के लिए RPSC वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं, STC का देते हैं, कई तरह के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछना आम बात होती है। तो इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें और इनको अच्छे से लर्न कर लें। इस कंडीशन में 6th क्लास में यदि आप इनको अच्छे से लर्न कर पाएंगे तो आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे, तो इनको आप ज़रूर याद कर लें अच्छे से। ओके, देन वी कम टू आवर टेक्स्ट बुक नाउ। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। तो ये जो भी डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, इनको हम बैलेंस डाइट लेकर, संतुलित आहार लेकर इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनसे हम बच सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि हमने विभिन्न क्षेत्रों के भोजन के देखा कि किस क्षेत्र में किस प्रकार का भोजन खाया जाता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिएंट्स है उनकी मात्रा लगभग सभी में सेम होती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमने यहाँ पर ये पाया है कि हमारा जो भोजन होता है वह बैलेंस होना चाहिए, और उसमें जो भी डिफरेंट प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए विशेष रूप से चाहिए एक संतुलित मात्रा में, वे सब वहाँ पर होने चाहिए, और हमारी फूड के अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स संतुलित रूप में हमें लेने चाहिए। तो ये हमने चैप्टर यहाँ पर पूरा पढ़ लिया है। आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट हमने पढ़ा है, बेरी आपके डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है जो विटामिन B1 की कमी से होती है, आप आसानी से इसको लर्न कर सकते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा होता है, फैट के बारे में पढ़ा, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ये मैंने आपको बताया था अपने इन टेक्स्ट में जब पहले हमने स्टार्च टेस्ट किया था, ठीक है। तो स्टार्च के टेस्ट में एक्चुअली हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं। इसके अलावा विटामिन पढ़े हमने जो भी कई प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में हम आपके लिए एक्सरसाइज सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट पार्ट को आपको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।